हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलएसी पर भारत ने चीन भारत को कराया अपनी ताकत का एहसास। 14,000 फीट की ऊंचाई पर किया अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बताने वाले आपको हम। आखिर क्या क्या रहा इस अभ्यास में दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे जहाँ ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब, इजराइल, इजिप्ट ने भी भेजे अपने फाइटर जेट्स। आखिर क्या होने वाला है, बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, बड़ी जानकारी देंगे। साथ ही आगे बताएंगे अगली बड़ी खबर में, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर भड़के फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। जी हाँ दोस्तों, कह दी है ऑस्ट्रेलियाई पीएम को लेकर बड़ी बात बताएंगे दोस्तों। आखिर किस मुद्दे पर यह बात कही गई है और बौखलाहट के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री जब पहली बार पहुंचे यानी कल, तो लोगों ने उनके आने पर गाया मोदी जी का गाना। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या क्या है उस गाने में दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर जिन्ना वाले बयान पर चौतरफा घिरे अखिलेश यादव। बीजेपी बीएसपी के बाद ओवैसी ने भी घेरा, इतिहास पढ़ने की दी है सलाह। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आपको देंगे। साथ ही छठ पूजा पर रेल यात्रियों को मिली है बड़ी सौगात। जी हाँ दोस्तों, जितने भाई बहन बिहार जाना चाहते हैं उन सब के लिए रेलवे से भी जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, तो हर तरह की आज आपको जानकारी देंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपनी भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी तो हर चीज संभव है और आपको अपने भारतीय होने पर पूरे तरीके से गर्व है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एलएसी पर भारत ने चीन को कराया अपनी ताकत का एहसास। 14,000 फीट की ऊंचाई पर किया अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने सोमवार को पूर्वी लद्दाख में अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमताओं को साबित करने के लिए हवाई अभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें सैनिकों और उपकरणों के आसानी से मूवमेंट, सटीक स्टैंड ऑफ ड्रॉप्स और कम समय में टारगेट का पता लगाने की क्षमता शामिल है। यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है दोस्तों जब वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर यह बात कही है दोस्तों। इसे हवाई ब्रिगेड को शत्रु जीत कहा जाता है। इसमें सेना के बेहतरीन पैरा ट्रूप्स शामिल होते हैं दोस्तों। ये 3 दिवसीय उच्च ऊंचाई वाले युद्धाभ्यास के केंद्र बिंदु है। इसमें सैनिकों को 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक ड्रॉप जोन में डाला गया है दोस्तों। एक अधिकारी ने कहा कि स्पेशल वाहनों और मिसाइल टुकड़ियों के साथ अमेरिकी मूल के C-130J विमान और सोवियत मूल के AN-32 विमानों के माध्यम से थिएटर को 5 अलग अलग ठिकानों से लेकर जाया गया। इस दौरान ड्रॉप्स विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि ये -20 डिग्री की स्थिति में हुई थी और ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि अभ्यास का समय महत्वपूर्ण था क्योंकि लद्दाख में तनाव को शांत करने के लिए भारत और चीन के बीच 13वें दौर की सैन्य वार्ता के 3 सप्ताह बाद इसका आयोजन हो रहा है। और ओवरऑल दोस्तों अगर इस अभ्यास के रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा है यह अभ्यास और चीनी सेनाओं को कड़ी टक्कर देने के लिए हमारी भारतीय सेना पूरे तरीके से सक्षम है दोस्तों। और ऐसे में एलएसी पर ये ट्रेनिंग करके ये दिखा दिया है भारत ने कि हम किसी से कम नहीं और चाइना को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अपने भारतीय सेनाओं ने पूरी ताकत झोंक दी इसमें दोस्तों। अगर आपको भी अपने भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है तो कमेंट में जय हिंद, जय भारतीय सेना कहना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। सऊदी अरब, इजराइल, इजिप्ट ने भी भेजे फाइटर जेट्स। जी हाँ, खाड़ी देशों में एक बार फिर से काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है और अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि यदि ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने सबसे घातक बॉम्बर जहाज को भी ईरान की सीमा के पास भेज दिया है और ऐसी रिपोर्ट है कि अमेरिकी बॉम्बर के साथ इजरायली फाइटर जेट भी मौजूद है। ऐसे में एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में लड़ाई होने की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना ने रविवार को बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान के साथ जारी तनाव के बीच उसने अपने घातक बम वर्षक विमान B-1B को ईरान के पास भेज दिया है। अमेरिकी बम वर्षक विमान के
साथ कई इजरायली फाइटर जेट भी साथ में थे। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं बात खत्म होती है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बम वर्षक विमानों के साथ इजरायली फाइटर जेट्स तो मौजूद थे ही, इसके अलावा ईरान के खिलाफ सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन ने भी अपने लड़ाकू विमानों को भेजा है। हालांकि ईरानी मीडिया ने अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है, जबकि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने इस बाबत टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में भी अमेरिका ने फ्लाईओवर परमाणु बम से लैस B-52 बम वर्षक विमानों को ईरान के खिलाफ भेजा था और ईरान पर हमला करने की धमकी भी दी थी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दोस्तों। और अब ईरान की हालत बिल्कुल खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि जब इतने सारे देश के फाइटर जेट दोस्तों जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश का मनोबल गिरता ही गिरता है दोस्तों। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या बड़ा हमला ईरान पर कर पाता है दोस्तों, या फिर सिर्फ ईरान को धमकाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पर भड़के फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, कहा झूठ बोला है इन्होंने। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने आरोप लगाया है कि पनडुब्बी समझौते को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उनसे झूठ कहा था। जब इमैनुअल मैक्रोन से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि स्कॉट मॉरिसन झूठ बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ लगता ही नहीं बल्कि मैं ये जानता भी हूँ। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अरबों डॉलर के पनडुब्बी निर्माण के एक सौदे के चलते ऑस्ट्रेलियाई और फ्रांस के संबंधों में तनाव आ गया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से 12 पनडुब्बियां लेने के एक सौदे को खत्म कर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक नया रक्षा समझौता कर लिया था। इस फैसले पर फ्रांस ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया था। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत भी वापस बुला लिए थे। जितने भाई बहन हमारे चैनल से जुड़े आप उनको पता ही होगा दोस्तों इस खबर के बारे में। और इस मामले के बाद से G20 सम्मेलन में पहली बार इमैनुअल मैक्रोन स्कॉट मॉरिसन के बीच मुलाकात हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति मैक्रोन से ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने पूछा कि क्या वो प्रधानमंत्री मॉरिसन पर फिर से भरोसा कर पाएंगे, तो मैनुअल ने कहा कि हम देखेंगे कि वो आखिर क्या लेकर आते हैं, पर मैं आपके देश का बहुत सम्मान करता हूँ। आप लोगों के लिए मेरे अंदर बहुत सम्मान और दोस्ती की भावना है, पर जब हम सम्मान करते हैं तो आपको सच्चा होना चाहिए और इस मूल्य के अनुसार आपको लगातार व्यवहार करना होगा। यानी कि दोस्तों आगे की बात में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति के बात का जवाब देते हुए कहा कि मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति से झूठ नहीं बोला था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पारंपरिक सबमरीन से अब ऑस्ट्रेलिया की रक्षा जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जब यूनाइटेड किंगडम कल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जबरदस्त स्वागत किया गया था दोस्तों। लोगों ने गाया मोदी है भारत का गहना गाना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल ब्रिटेन के ग्लासगो शहर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के दौरे पर आए हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री जब ग्लासगो स्थित होटल पहुंचे तो यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जबरदस्त स्वागत किया। लोगों ने कई फिल्में गाने गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया। लोगों ने इस देश का यारो क्या कहना मोदी है भारत का गहना गीत गाया। इसके अलावा दुनिया वालों बुरी नजर न हम पर डालो, मोदी जी है प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के उनके स्वागत में गाना गाया गया है। दोस्तों क्या आप उनके स्वागत का सराहना करते हैं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और आप मोदी जी के विदेश नीति को किस प्रकार व्याख्यान करना चाहेंगे दोस्तों कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर COP26 की समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, कहा विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, किसानों पर इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है। ऐसे में पिछड़े देशों को वैश्विक मदद मिलनी ही चाहिए। पीएम ने कहा कि दुनिया का एडेप्टेशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन एडेप्टेशन पर ध्यान नहीं दिया गया। जलवायु पर वैश्विक बहस में एडेप्टेशन का उतना महत्व नहीं मिला है। ये उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जलवायु परिवर्तन समस्या को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा जरूर। और कैसे भारत का एक एक नागरिक इससे ओवरकम आ सकता है दोस्तों बताना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ताइवान पर एक तरफा कार्रवाई से परहेज करे चाइना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और बीजिंग को ताइवान के खिलाफ
चुपचाप किसी भी एक तरफा कार्यवाही से परहेज करने की सलाह दी है। इटली की राजधानी रोम में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाग नहीं लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से कहा कि ताइवान के प्रति अमेरिका की वन चाइना नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस के मुताबिक ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका पूर्व और दक्षिण चीन सागर और ताइवान में हमारे मूल्य और हितों का उल्लंघन करने वाली किसी भी कार्यवाही का विरोध करता है, जिसमें शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग में मानवाधिकार शामिल है। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर क्या है चीन की सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी, जिससे नेपाल के क्षेत्र पर कब्जा और भारत पर है खतरा। जी हां दोस्तों, बता दें आपको भारत समेत दूसरे हिमालयन देशों के लिए चीन लगातार मुसीबत का सबब बना हुआ और पिछले साल भारत के साथ चीनी सेना की हिंसक झड़प भी हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच पता चला है कि चीन ने फिर से सलामी स्लाइसिंग तकनीक का इस्तेमाल दूसरे देशों की जमीन काटने के लिए कर रहा है। सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान जैसे छोटे देशों के खिलाफ भी चीन इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में आइए आपको बता दें कि आखिर सलामी स्लाइसिंग तकनीक क्या है और इससे हिमालय देशों पर कितना खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें सलामी स्लाइसिंग तकनीक के तहत चीन पहले रेशम कीट की तरफ जमीन के हिस्से को कुतरना शुरू करता है और धीरे धीरे उससे निकल जाता है। और चीन की इस हरकत से दूसरे देश या तो अनजान रहते हैं या फिर कई बार अनजान बने रहते हैं। लेकिन एक बार कब्जा करने के बाद चीन उस क्षेत्र पर अपना दावा पेश करते हुए उन इलाकों पर हड़प लेता है। नेपाली गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की पुष्टि हो गई है कि नेपाल के हुमला जिले के एक बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया है। नेपाली गृह मंत्रालय द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अपनी उपस्थिति दिखाने के प्रयास में हुमला जिले में नेपाल के क्षेत्र में बाढ़ और तार लगा दिए हैं। यानी कि दोस्तों धीरे धीरे काटते काटते कब्जाया जाता है चाइना की तरफ से पड़ोसियों के देशों के जमीनों को। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगर आप भी मानते हैं कि जैसे को तैसे सही जवाब देना चाहिए तो राय सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर भूखमरी से जूझ रहे उत्तर कोरिया के लिए किम जोंग का नया आदेश, अब खाना होगा ये मीट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका और तानाशाह किम जोंग उन ने देश की जनता को कम खाने का फरमान जारी किया था। लेकिन सन की तानाशाह को अब भी संकट से बाहर आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि किम जोंग उन ने अब इस समस्या से निजात पाने के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है। किम जोंग उन ने देश की जनता के लिए मेन्यू जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लोगों को भोजन कमी की दूर करने के लिए और लजीज भोजन करने के लिए काले हंस का मांस खाना चाहिए। तानाशाह के इस नए फरमान पर उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने कहा है कि देश के सबसे बड़े बतख फार्म में बड़ी तादाद में इन काले हंसों को पाला जा रहा और प्रजनन कराया जा रहा है। इसका मकसद है कि काले हंसों को औद्योगिक इस्तेमाल हो सके। साथ ही कहा गया है कि उत्तर कोरिया के लोग बेहद स्वादिष्ट काले हंस का मीट खाना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर सरकार नाकामयाब हो जाए चीजों को करने के लिए तो कोई ना कोई बयान जारी कर दो, यानी कि अपनी नाकामयाबों को छुपाने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात बोल दो जिससे जनता आपके पैंतरे को समझ ना पाए। जी हाँ दोस्तों, और यही हाल है उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन का। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ तिब्बत को आजाद देखना चाहते थे सरदार पटेल, नेहरू से कही थी इसको लेकर बात। जी हाँ दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें पाकिस्तान और चीन की ओर से सीमाओं पर की जाने वाली हरकतों को लेकर सेना को सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही हमें विवादित सीमा क्षेत्रों में सैनिकों की अधिक तैनाती बनाए रखने की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने रविवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह बात कही। उन्होंने सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल बेहद दूरदर्शी थे और वो तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के तौर पर देखा करते थे और देखना चाहते भी थे। उनका मानना था कि यदि तिब्बत स्वतंत्र देश के तौर पर भारत और चीन के बीच बफर स्टेट रहेगा तो हमारे लिए खतरे भी कम होंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर जापान के संसदीय चुनाव में पीएम फूमियो किशिदा के गठबंधन को मिला बहुमत, सहयोगी कोइमेतो ने हासिल की 32 सीटें। जी हाँ दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो
किशिदा के गठबंधन ने रविवार को होने वाले संसदीय चुनावों के कुछ सीटें गंवाने के बावजूद बहुमत बनाए रखा है। अंतिम नतीजों के मुताबिक किशिदा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी कोमे ईतो ने एक साथ मिलकर 293 सीटें जीती। आधिकारिक परिणामों के अनुसार एलडीपी के गठबंधन सहयोगी कोमे ईतो ने 32 सीटों पर जीत हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली बड़ी खबर की, जहां पर आतंकी फंडिंग रोकने को एफएटीएफ का G20 ने भी किया है समर्थन। पाकिस्तान और तुर्की पर लिया गया था कड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित G20 नेताओं ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपने पूर्ण समर्थन की पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी फंडिंग और प्रसार से निपटने के लिए किए गए उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन, वित्तीय बाजारों में विश्वास पैदा करने, एक स्थायी रिकवरी सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करने के लिए आवश्यक। और ऐसे में एफएटीएफ ने जो तुर्की और पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया है, इसकी हम सराहना करते हैं। यानी कि दोस्तों G20 के सभी देशों ने मिलकर के एफएटीएफ की सराहना करते हैं। क्या आप एफएटीएफ के इस फैसले का समर्थन करते हैं दोस्तों? क्या भारत की जनता इसका समर्थन करती है? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भुखमरी पर यूनाइटेड नेशन अधिकारी को एलन मस्क ने दी चुनौती। कहा साबित करें तो फौरन बेच दूंगा टेस्ला के शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क और यूनाइटेड नेशन के बड़े अधिकारी के बीच जंग छिड़ गई है। एलन मस्क ने कहा है कि अगर यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी साबित कर दें कि उनकी 2% की संपत्ति से विश्व में भुखमरी खत्म हो जाएगी, तो वो अपनी कंपनी टेस्ला के शेयर्स को बेचकर यूनाइटेड नेशंस को दान दे देंगे। एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी साबित कर देंगे तो वो इसी वक्त टेस्ला के सभी शेयर्स को बेच देंगे। इसके साथ ही एलन मस्क ने ये चुनौती भी दी है कि क्या यूनाइटेड नेशन उस फंड का इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पर करेगा और बताएगा कि वो पैसा कहां-कहां इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क ने खुली चुनौती और बिल्कुल सटीक जवाब दिया है यूनाइटेड नेशन को भी। अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं 2% से पूरे विश्व की गरीबी नहीं खत्म होने वाली दोस्तों, तो अपनी राय सुझाव भी जरूर दीजिएगा। और एलन मस्क की बात को आप किस नजरिए से देखते हैं बताना मत भूलिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को 5 और देशों ने दे दी है मान्यता। अब 35 देशों की यात्रा हो गई आसान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि 5 और देशों ने भारत के टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता दे दी है। इन देशों ने एस्टोनिया, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, मॉरिशस और मंगोलिया शामिल है। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके दी है। इसके साथ ही अब टोटल 35 देशों की यात्रा भारतवासियों के लिए आसान हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर जिन्ना वाले बयान पर चौतरफा घिरे अखिलेश यादव। बीजेपी बीएसपी के बाद अब ओवैसी ने भी घेरा और इतिहास पढ़ने की सलाह दे डाली। जी हाँ दोस्तों, AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ने की सलाह दी है। उन्होंने ये सलाह मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में गिनने की उनकी टिप्पणियों को लेकर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि अगर अखिलेश यादव सोचते हैं कि इस तरह के बयान देकर वो लोगों के एक वर्ग को खुश कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो पूरी तरह गलत है। उन्हें अपने सलाहकारों को बदलना चाहिए, उन्हें खुद को शिक्षित करना चाहिए और कुछ इतिहास भी पढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को यह समझना चाहिए कि भारतीय मुसलमानों का मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को खारिज कर दिया और भारत को अपने देश के रूप में चुना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी अखिलेश यादव के इस बयान को शर्मनाक बताया है दोस्तों और माफी मांगने की अपील की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से जिन्ना की तुलना करना तालिबानी मानसिकता है। सपा की विभाजनकारी मानसिकता को जनता स्वीकार्य नहीं करेगी। अखिलेश यादव को देश की जनता से झुककर माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश सरकार माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाती है तो नेताओं को बुरा लगता है। योजनाओं का लाभ सभी को, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी बात। योगी जी ने बड़ा जवाब दिया अखिलेश यादव को। क्या कहते हैं आप? क्या योगी जी के बात का समर्थन करते हैं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अयोध्या दीपोत्सव मनेगा दोस्तों। 14,000 वॉलंटियर्स जलाएंगे
9.5 लाख दिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बड़ी तैयारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी दीपावली यानी 3 नवंबर के दिन अयोध्या के राम की पैड़ी घाटी पर 9,51,000 दीपक जलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जय श्री राम कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर T20 वर्ल्ड कप मैच से जुड़ी बड़ी खबर, जहाँ न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद गौतम गंभीर ने उठाए सवाल, कहा मानसिक तौर पर है कमजोर इंडिया की टीम। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया रविवार को यूएई और ओमान में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में हार का सिलसिला नहीं रोक सकी और न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हार गई। इसी हार के साथ ही टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा और ऐसे में भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का भी नाम शामिल है, जिन्होंने टीम की बड़ी कमी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ये भारतीय टीम उतनी मेंटल टफ नहीं जो नॉकआउट मैचों के दबाव को झेल सके। जी हाँ दोस्तों, गंभीर ने बताया कि टीम इंडिया के पास कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं और टीम बहुत खतरनाक है, लेकिन बड़े मैचों में जीत हासिल करने के लिए आपका माइंडसेट भी उस तरह का होना चाहिए। ऐसे में क्या राय होगी दोस्तों आपकी, बताइएगा जरूर। साथ ही इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत की हार के बाद कोहली के परिवार को मिली धमकी, भड़के पूर्व पाकिस्तानी कप्तान। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी हार के बाद कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स द्वारा कप्तान विराट कोहली को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हद तो दोस्तों तब पार हो गई जब विराट कोहली के परिवार और उनकी बेटी को निशाना बनाया गया। इस पर अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक भी नाराज हो गए। दोस्तों इंजमाम उल हक ने अपने YouTube चैनल पर कहा कि हार के बाद विराट कोहली की बेटी को लेकर धमकियां मिल रही हैं, ये एक खेल है और इस तरह की धमकियां देना बिल्कुल गलत है। अगर आपको विराट कोहली की कप्तानी बल्लेबाजी पसंद नहीं आई तो उन्हें कह सकते हैं, लेकिन किसी के परिवार पर ऐसा निजी टिप्पणी करना पूरे तरीके से गलत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ छठ पर रेल यात्रियों को मिली बड़ी सौगात, बिहार के लिए शुरू होंगी 28 नई स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, दिवाली और छठ महापर्व में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों में कुछ और छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें जोड़ी जाएंगी। इन ट्रेनों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगी और यात्रा आरामदायक होगी। इन ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। जो 28 ट्रेनें चलाई जा रही दोस्तों, उनकी लिस्ट हमने स्क्रीन पर दिखा दिया, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। 1 से लेकर के 28 तक सारे ये ट्रेनों के नए लिस्ट है दोस्तों। ऐसे में कितने भाई बहन हैं जो इस त्योहार के मौसम में अपने गाँव जा रहे हैं दोस्तों, ट्रेन के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।